अरशद शरीफ के साथ मैं रहा हूँ। कुछ जो FIRs अरशद शरीफ के ख़िलाफ़ हुई, मेरे पर भी हुई, कुछ FIRs ऐसी थी जो हम पर मुश्तरका तौर पर हुई। तो हम लोग अपनी जान बचाने के लिए, गिरफ्तारियों से बचने के लिए मशकूर हैं अतर मिनुल्लाह साहब के, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद के, कि उन्होंने हमें रिलीफ दिया। शेख रशीद साहब ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक बात जो कही असद उमर साहब ने और शाह महमूद कुरैशी ने, फवाद चौधरी भी थे वहाँ पे, अगर हुकूमत के ज़हन में कुछ और है तो हमें कुछ और ऑप्शंस दे दे। ऑप्शन से मुराद यह है कि इंतखाबात की तारीख के लिए आके बात कर ले। इसमें तो कोई अना वाली बात तो है ही नहीं। वो तो यही कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च करेंगे या तब भी मुज़ाकरात कर लें, तो जो काम बाद में करना है वो अभी कर लें, और इलेक्शन की डेट या जो रिफॉर्म्स हैं, जो भी कुछ आपने करना है, आए बैठते हैं, बात कर लेते हैं उसके ऊपर और आगे की तरफ चलते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। मेरे साथ हैं हमारी को एंकर अलीना इलियास और मारूफ सहाफ़ी फ़ख्रुर रहमान हमारे साथ हैं। और आज जिन मौज़ूआत पर हम बात करेंगे, एक तो अरशद शरीफ साहब की जो शहादत है उसके हवाले से कुछ अहम इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। बहुत सारे सवालात हैं पाकिस्तानियों के जहन में कि अरशद शरीफ साहब की शहादत किन हालात में हुई, कौन लोग उनके साथ थे, क्या उनके कारोबार हैं, उनके रवाबत किससे हैं। बड़ी अहम इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा। और आज हम आपको बोल की स्क्रीन पर उन लोगों के चेहरे भी आपको दिखाएंगे जो अरशद शरीफ के रिपोर्टेडली जो मेज़बान थे सारी, और जो कहाँ के वो रिहायशी थे, पाकिस्तान में उनके रवाबत किन के साथ हैं, ये सारे मौज़ूआत आज इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा आज DGISPR और DGISI ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। DGISPR को तो हम देखते रहते हैं, लेकिन DGISI ने पाकिस्तान में, जहाँ तक मुझे याद है, तारीख़ में कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। और इतनी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें क्या उन्होंने कहा, किस तरह की गुफ्तगू हुई, अरशद शरीफ के हवाले से जो गुफ्तगू हुई, कुछ उन्होंने सवालात उठाए। वैसे तो हम बिल्कुल भी जो इन मामलात पर जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान के अस्करी ताकतों से है हमारी, और ज़राए के हवाले से जो बात हो तो उस पर रिस्पॉन्ड हम कभी नहीं करते, इसलिए कि नामुनासिब लगता है। लेकिन आज ख़ुद DGISI ने, DGISPR ने कुछ बड़े अहम सवालात उठाए हैं जो पाकिस्तानियों के लिए बहुत अहमियत के हामिल हैं। तो हम उनके साथ मिलकर उन सवालात का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। PTI के रहनुमाओं ने भी इस का जवाब दिया, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर इमरान खान साहब ने इन तमाम डेवलपमेंट्स के बावजूद आज ये ऐलान किया है कि कल लोग पहुँचें 11 बजे लिबर्टी चौक, लॉन्ग मार्च, और कोई सियासत नहीं है, ये हकीकी आज़ादियों के लिए कोशिश है और ये जारी रहेगा। और कल 11 बजे इमरान खान बिल्कुल अपने जो भी उनका इरादा है उसमें बहुत ही वो लग रहा है कि कोई उसमें तब्दीली नहीं हो सकती, अनलेस कि हुकूमत कोई उन्हें ऐसी तजवीज़ दे जिसमें इंतखाबात की बात हो, तो आज बातचीत के दरवाज़े PTI ने खोले हैं। अब आज अरशद शरीफ साहब के उनके जो कातिल मुमकिना या उनके साथ जो लोग थे या किन हालात में ये सब कुछ हुआ, इन पर बात करने से पहले आज जनाज़ा था हमारे यार अरशद शरीफ का, शहीद सहाफ़त का। और वो जनाज़ा जो पाकिस्तान की तारीख़ के बड़े जनाजे हैं उनमें से एक जनाज़ा था। और मैं ये कल बार बार ये कहता रहा, परसों भी कि हमारे जनाजे जो हैं, ये हमारे बुज़ुर्ग कह गए हैं कि हमारे जनाजे इस बात का तयन करेंगे कि हक़ और सच पर कौन था। और आज हज़ारों लाखों लोग पूरे पाकिस्तान में सोगवार और मुख्तलिफ़ शहरों में जनाजे के लिए निकले, और जिस तरह वो इस्लामाबाद में पहुँचे, इसने ये साबित कर दिया कि हक़ और सच और पाकिस्तान की आवाम किसके साथ है। अफसोस है इस बात का कि मैयत अभी हमारे घर में थी और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शुरू कर दी गई जिनमें उंगलियां उठाई गईं, हमारे ज़ख़म कुरेदने की बात की गई,
हमारे ज़ख्मों पर नमक छिड़कने की मैं कहूँगा ये बात की गई, और कोई किसी की जानब फिंगर पॉइंट नहीं कर रहा जब तक इन्वेस्टिगेशन ना हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिन लोगों के हाथ बज़ाहिर खून में रंगे हुए हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं। कोई इंडिपेंडेंट लोग, कोई आज़ाद मंच लोग, कोई खुदा से डरने वाले लोग, कोई ऐसे लोग जो पैसे के पुजारी ना हों, अगर वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करें तो शायद हम हक़ाइक़ तक पहुंच जाएं। हो सकता है हमारे जहनों में कुछ हो, लेकिन जब तक कोई एविडेंस ना हो हम वो ना हमने बात की है ना हम ये बात करेंगे। अब मैं आ जाता हूँ बोल के हमारे साथी अरशद शरीफ साहब, उनका क्या उनके साथ हुआ आप सबको पता है कि वो दुबई चले गए। आज ये कहा गया कि उनको पाकिस्तान में ख़तरा नहीं था। ख़तरा नहीं था तो मेरा सवाल ये है कि वो 18 FIRs किसने दर्ज करवाईं? वो अपनी जान बचाने के लिए इस मुल्क से गए, और आज जो ये कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान वापस आने वाले थे, उनसे मेरा सवाल है, ये सवाल है कि इन पिछले 2-3 महीनों में क्या उनमें से कोई एक दफ़ा भी अरशद शरीफ की माँ के पास गया, उनकी अहलिया के पास गया कि अरशद शरीफ को कोई ख़तरा नहीं है, वो वापस आ जाएं? और जिस वक्त शायद पता नहीं है लोगों को, जिस वक्त दुबई के हुक्काम पहुँचे अरशद शरीफ के पास, तो उस वक्त अरशद शरीफ पाकिस्तान में अपने दोस्तों के साथ फ़ोन कर रहा था, फ़ोन पे बात कर रहा था। उसने वो फ़ोन खुला छोड़ दिया। वो सारी कन्वर्सेशन जो वहाँ पर हुई, जिन जिन के नाम लिए गए, किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा, वो बहुत सारे लोगों के सीने में है। तो ये मत कहें कि वो वहाँ पर वीज़ा एक्सपायर होने के बाद वो वहाँ से गया। उसको कहा गया कि वो यहाँ से अगर नहीं जाएगा तो उसे पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया जाएगा, और कीनिया वो सिर्फ़ इसलिए पहुँचा कि उसके पास वीज़ा नहीं था। अब किसके पास पहुँचा वो कीनिया? सबसे बड़ा अहम सवाल मैं आपको बताता हूँ। खुर्रम के पास, तस्वीर चला दीजिए जी खुर्रम की स्क्रीन पर। आज हम आपको पहली दफ़ा वो तस्वीर दिखा रहे हैं जिस शख्स का नाम है खुर्रम। ये उसके शनाख्ती कार्ड की तस्वीर है, और ये कराची के रिहायशी हैं। ये हैं मिस्टर खुर्रम, और जो उनके मेज़बान थे और उस वक्त गाड़ी में भी थे। ये उनका शनाख्ती कार्ड है जिसमें एक तो ख़ियाबान मुस्लिम का, डिफेंस का, कराची का एड्रेस है उनके शनाख्ती कार्ड पर। ये मिस्टर खुर्रम है। दूसरे इनके भाई हैं जिनका नाम वक्कार अहमद है, उनको भी दिखा दें। मिस्टर वक्कार ये एक कंपनी चलाते हैं जिसका नाम है हट्स एंड होम्स लिमिटेड। ये बहुत बड़ी कंपनी है, ये कंस्ट्रक्शन का भी काम करती है, लेकिन इसके साथ साथ ये वक़ार साहब हैं, ये खुर्रम साहब के भाई हैं। वक़ार अहमद ये खुर्रम साहब के भाई हैं, और इनके बड़े शूटिंग रेंज हैं, बहुत बड़े। और इनके वालिद साहब का नाम अफजाल अहमद है। इनका आबाई घर है कराची में, नाज़िमाबाद में, जहाँ ये अपने वालिद साहब के साथ रहते थे। लेकिन फिर ये वहाँ से डिफेंस फेज़ 6 ख़ियाबान मुस्लिम, जैसे मैंने आपसे कहा, वहाँ पर ये चले गए, और इनका मकान नंबर है 7/55। और मैं स्टोरी को आगे लेके चलता हूँ, मैं आपको फिर नरूबी में क्या हुआ वो भी आपको मैं बताता हूँ। लेकिन ये इनकी डिफेंस की रिहाइश गाहें हैं, ये खुर्रम और वक़ार की डिफेंस में ये रिहाइश गाह आप देख लें। और हमारे नुमाइंदे जो हैं शुएब बरनी, वो थोड़ी देर पहले वहाँ पर थे, तो उन्होंने एक वहाँ से एक रिपोर्ट भेजी है, मैं चाहता हूँ कि आप पहले वो देखें। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके डिफेंस में ख़ियाबान मुस्लिम पर, और इस वक्त मेरे अक़ब में जो आपको बंगला नज़र आ रहा है, यहाँ पर हमारे आने की बुनियादी वजह यह है कि जो अरशद शरीफ का जो कत्ल हुआ है सीनियर सहाफ़ी का कीनिया में, उनके साथ बताया जाता है कि जिस वक्त उनका फायरिंग करके उनको निशाना बनाया गया, तो उस गाड़ी में जो शख्स मौजूद था वो कराची में इस बंगले का रिहायशी है।
दो लोगों का जिक्र आ रहा है मुसलसल जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, एक खुर्रम और एक वक़ार। इसी तरह से हमें ये पता चला कि हमने उनसे रब्ता करने की कोशिश की, हमारी जानिब से बोल न्यूज़ की जानिब से उनको मैसेज किया गया, उनके मोबाइल फ़ोन जो हमें कीनिया के मिले थे हमने उस पर कॉल की, लेकिन हमें कोई वहाँ से जवाब नहीं आया। इसी वाक़े की खोज लगाने के लिए बोल न्यूज़ की टीम यहाँ पहुँची है। मैं इस वक्त इसी बंगले के बाहर मौजूद हूँ। आपके सामने ये वो बंगला है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये इस जानिब आप देख सकते हैं कि बंगला यहाँ पर मौजूद है, इसके गेट हैं यहाँ पर। हमने कोशिश की कि हम अंदर जाने की बात करें, लेकिन ये बंगले में कोई लाइट वगैरह नहीं जल रही और अंदर आप देख सकते हैं कि कोई रोशनी नहीं है। सामने ऊपर ये आपको दिख रहा होगा, हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कि अंदर कोई लाइट वगैरह नज़र नहीं आ रही, कोई गाड़ी वगैरह भी नहीं खड़ी हुई और यहाँ कोई ऐसा हमें शख्स दिखाई नहीं दे रहा। ये इनका बंगला है। हम इस जानिब जाते हैं। हम यहाँ पर आए हैं क्योंकि बोल न्यूज़ चाहता है कि इस मामले की खोज लगाई जाए। आखिर ये जो दो लोग हैं खुर्रम और वक़ार, ये अभी तक अगर कानून नाफिज करने वालों से राब्ते में हैं या वो गिरफ़्तार हैं तो हमें इसका वर्जन मिले, क्योंकि अरशद शरीफ के कत्ल के बाद ये मीडिया की टॉप ट्रेंड स्टोरी है। हमने इस स्टोरी की खोज लगाने के लिए उनको मैसेज किए, टेक्स्ट किए, मैंने उन फ़ोन कॉल्स की, लेकिन उस पर कोई रिप्लाई नहीं आया, किसी ने कॉल पिक नहीं करी। बोल न्यूज़ की जानिब से इस वाक़े में पूरा हमने स्टांस लेने की कोशिश करी। इस गली में हम मौजूद हैं, ये रिहायशी जो गली है ख़ियाबान मुस्लिम डिफेंस में। यहाँ ये वहाँ पर कोई शख्स अब जवाब नहीं दे रहा। ये लोग यहाँ से चले गए हैं। ज़रा दोबारा तस्वीरें दिखा दीजिए। वक़ार और उनकी खुर्रम की, ये दोनों सगे भाई हैं, अफज़ाल अहमद साहब के ये साहबजादे हैं। और अब जो कंपनी है इनकी, मैं आपको बताता हूँ कि नैरोबी में ये क्या काम करते हैं। मैंने आपको बताया हट्स एंड होम्स, ये वो कंपनी है जिसके बड़े शूटिंग रेंज हैं, इनके फॉर्म्स हैं जिसमें शैले हैं। और ये बुनियादी तौर पर इनका जो बहुत बड़ा बिज़नेस है ये अमेरिका की आर्मी के साथ है। ये इनकी जो सारी ये जो फैसिलिटीज़ हैं ये अमेरिकी फ़ौज को भी किराए पर देते हैं और दूसरे ममालिक को भी। और ये मुख्तलिफ़ जो ममालिक हैं उनको ये असलहा सप्लाई करते हैं। इनका जो काम है वो असले का काम है और ये सप्लाई करते हैं मुख्तलिफ़ मुल्कों को। डेफिनेटली वहाँ की जो डिफेंस फोर्सेस होंगी या जो दूसरे कोई सरकारी नीम सरकारी जो भी इदारे होंगे उनको ये असला फ़राहम करते हैं, जिसे आम ज़बान में कहते हैं कि अमेरिकन मेड आर्म्स एंड एमुनेशंस। शिकारी भी लेते हैं और भी बहुत सारे लोग लेते हैं। कीनिया को भी देते हैं, ये भारत को भी देते हैं, पाकिस्तान को भी, और फिर इसके साथ ये शूटिंग ट्रेनिंग भी देते हैं। इनका काम ये है। हमारे पास ये इत्तलात हैं कि अरशद शरीफ के साथ जिस वक्त उनका कत्ल हुआ ये दोनों उस गाड़ी में मौजूद थे जिस गाड़ी में अरशद शरीफ की मैयत थी। गोलियां फायर हुई, ना खुर्रम को गोली लगी, ना अफजाल को कोई, ना उनको वक़ार को कोई गोली लगी, लेकिन अरशद शरीफ शहीद हो गए। उनके सर में भी गोली लगी, उनके सीने में भी गोली लगी, उनके कंधे की हड्डियां भी टूटी, लेकिन वक़ार को और खुर्रम को कोई खराश तक नहीं आई। उसके बाद कुछ इन्होंने टेलीफोन कॉल्स की, कुछ लोगों को ये सिचुएशन उन्होंने बताई। वो डाटा भी अवेलेबल हुक्काम को है कि कहाँ कहाँ किस किस को कॉल की गई। उसके बाद ये जो वक़ार साहब हैं, इनकी ये जो अभी तस्वीर आपको नज़र आ रही है, अब आपको ये तस्वीर नज़र नहीं आएगी। लिंक्डइन से इनका जो अकाउंट है वहाँ से ये तस्वीर गायब हो गई। वक़ार का और खुर्रम का टेलीफ़ोन बंद है। अगर आप उनसे रब्ता करने की कोशिश करें तो आगे से जवाब मिलता है कि यह टेलीफ़ोन बंद है। वो कीनिया में हैं, कहीं और चले गए हैं, किसी की पनाह में हैं, इसका कोई इल्म नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में उनके रवाबत, उनकी टेलीफ़ोन कॉल्स, सारा वो डाटा अवेलेबल है। और मैं इस मामले में ज़्यादा बात नहीं करूँगा
मैं ये छोड़ता हूँ इन्वेस्टिगेटर्स पर कि वो डाटा मौजूद है कि किन के साथ गुफ्तगू हुई, और उससे पहले भी जिनके साथ उनकी गुफ्तगू रही है वो सब चीज़ें बहुत सारे लोग जानते हैं। आज उनकी जो गैर हाज़िरी है, उनकी जो बिल्कुल वो डिसअपीयर हो गए हैं, ये बड़े बड़े सवालात ये उठा रही है कि वो अब कहाँ होंगे। कीनियन हुकाम से इनकी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, लेकिन जो लोग गए हैं, जो पाकिस्तान ने भेजे हैं, जो शुरू में 3 लोग थे, उनमें एक ISI का आदमी भी था, एक ISI के ऑफिसर थे, लेकिन बाद में एक री नोटिफिकेशन हुआ और वो जो लेफ्टिनेंट कर्नल साहब हैं उनके नाम को वहाँ से हटा दिया गया। अब सिर्फ 2 लोग हैं, दोनों सिविलियन। तो बड़ा सवाल ये है कि जो पहला नोटिफिकेशन था उसमें तब्दीली क्यों की गई? क्या ये जो FIA के अतर वहीद साहब जो नवाज़ शरीफ साहब को अपनी बेल्ट पेश कर चुके हैं, इफ्तिखार चौधरी साहब की तहरीक के मामले पर, जो बड़े लॉयल हैं शरीफ ख़ानदान के, वो जो सारी कॉल्स का डाटा और वो सारी मालूमात और सारी वो इन्फॉर्मेशन वो लेके आएंगे, ला सकते हैं? किसी को उम्मीद नहीं है। ये हमारी इन्वेस्टिगेशन का पहला हिस्सा है। कुछ इन्फॉर्मेशन अभी और भी है विच इज़ सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। ये जो दूसरी किस्त होगी वो हम जल्द पेश करेंगे, जिसमें मज़ीद वो जो सफ़र है, कहाँ से कहाँ तक सफ़र हुआ, किसने गाड़ी कहाँ पे ड्राइव की और ये एग्जैक्ट वाक़या कहाँ पर हुआ, विटनेसेस अगर हैं तो उन्होंने क्या देखा, ये अगली किस्त में हम पेश करेंगे। फ़खर, यानी जो लोग साहिब इंफॉर्मेशन हैं पाकिस्तान में, उनको सब पता है बज़ाहिर। ये जब हमने इसकी रिसर्च शुरू की तो वो लोग कोई अननोन नहीं है, सबके साथ रवाबत है, उनके कारोबार का पता है, उनके रवाबत का पता है। तो व्हाट डू यू से? देखें, ये जिस तरह आपने बताया ना कि अरशद शरीफ को दुबई से क्यों जाना पड़ा, और फिर जो उनके साथ बातचीत हो रही थी, उन्होंने अपना फ़ोन ऑन रखा। अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस चीज़ की तरफ हमें लेके जाती हैं कि अरशद शरीफ को वहाँ से निकालने के लिए किसने मजबूर किया। और अभी क्योंकि जैसे कि आप कह रहे हैं कि तहकीकात हो रही हैं, लेकिन ये जो 2 फ़र्द वकार एंड खुर्रम, इनके वेयर अबाउट्स के बारे में जब तक आपको पता नहीं चलेगा, और ये जिस तरह से बड़ा सवाल है ये, इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ कि ये दोनों भाई गायब हैं, ये चशमदीद गवाह हैं। हाँ, ये ना सिर्फ उनके इस पर ना केनिया की पुलिस बात कर रही है, ना हमारे लोग बात कर रहे हैं, ये दोनों गायब हैं। लिंक्डइन से तस्वीर हटा दी गई हैं। अगर आप जाएं तो हट्स एंड होम्स के बारे में, जो इनके शूटिंग रेंज है, उसके बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन अब नहीं मिलेगी। ऐसा लगता है जैसे टोटली इनको वाइप आउट कर दिया गया। देखें, जिस तरह से शहीद अरशद शरीफ का इंतहाई बेमाना कत्ल किया गया, उसमें अगर आप तहकीकात का आगाज़ नैरोबी से करें तो डॉट्स आपको पाकिस्तान तक मिल सकते हैं, और अगर यहाँ से करें उन हालात का, जिन हालात में अरशद शरीफ यहाँ से गए, तो दोनों जगहों से आपको जो डॉट्स हैं वो कनेक्टेड मिल भी सकते हैं। और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। मुझे ब्रेक पर जाना है, लेकिन मैं जाने से पहले एक सवाल के जा रहा हूँ जिसका हम दूसरी किस्त में जवाब ढूंढेंगे कि क्या खुर्रम और वकार इतने ताकतवर हैं कि इनको कोई पकड़ नहीं सकता, या इनका ताल्लुक इतने ताकतवर लोगों से है कि कोई इनकी तरफ उंगली नहीं उठा सकता। आप देखते रहें बोल न्यूज़। अभी तो ये वक्फा है, लेकिन हम इस सारे मामले की जो अगली किस्त होगी, जो हमारा अगला एपिसोड होगा, इन सवालात के जवाब हम लेके आएंगे। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। बात अरशद शरीफ के मर्डर पर हुई है, उनकी शहादत पर हुई है, और जो डॉट्स हैं हम उनको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे मौजू पर जाने से पहले एक और इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूं कि जिस यूनिट ने पुलिस के बज़ाहिर जिस यूनिट ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि जी उनसे फायरिंग हुई है,
और कहा गलती से, वो कहा जाता है कि वहाँ उनकी पुलिस में वो पैरामिलिट्री उनका यूनिट है, बड़ा एलीट टाइप यूनिट है। और यूनाइटेड नेशन वाले कह चुके हैं कि ये कंट्रैक्चुअल किलर्स हैं, पैसे लेके बंदे को मारते हैं। उनकी एक रिपोर्ट है जो अल जज़ीरा ने चलाई, और लेकिन वो बड़ा कोई स्पेशल उनका यूनिट है, एलीट टाइप का यूनिट है, जिसके ज़िम्मे काम ही ये है कि हाई प्रोफाइल इस तरह के काम करने। अब आज जो DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, DGISI की, बड़ी अनप्रेसिडेंटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें कभी हमने DGISI को नहीं देखा किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन आज वो मौजूद थे और उन्होंने कहा कि क्योंकि इस वक्त झूठ इतना बोला जा रहा है तो उन्होंने ये महसूस किया कि वो आएँ और बात करें, क्योंकि ये बात पाकिस्तानी इदारे की है। बड़ी अच्छी सोच है, पाकिस्तानी इदारा हम सब के लिए बड़ा मोहतरम है, लेकिन अब क्योंकि ख़ुद वो पब्लिक में आके उन्होंने कुछ इल्ज़ामात लगाए हैं, कुछ गुफ्तगू की है, कुछ सवालात उठाए हैं, तो उनके जवाबात तो फिर हमें सबको मिलकर ढूंढने पड़े होंगे। अरशद शरीफ के साथ मैं रहा हूँ इसलिए कि कुछ जो FIRs अरशद शरीफ के ख़िलाफ़ हुई, मेरे पर भी हुई, कुछ FIRs ऐसी थी जो हम पर मुश्तरका तौर पर हुई, तो हम लोग अपनी जान बचाने के लिए, गिरफ़्तारियों से बचने के लिए मशकूर हैं अतर मिनुल्लाह साहब के, चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद के, कि उन्होंने हमें रिलीफ़ दिया। बड़ा सवाल है मेरा ये कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर अच्छे ताल्लुकात थे अरशद शरीफ के, तो वो FIRs जो थी वो सारी गद्दारी के मामले में, और ये कोई पुलिस तो नहीं कर सकती थी, पशीन में, कोयटा में, चमन में, अटक में, सिंध के इलाकों में, बलूचिस्तान के दूर दराज के इलाकों में, किसने करवाई है FIR सारी? और फिर वो बेहतरीन था, और आज बड़ा दर्द हमें नज़र आया DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरशद शरीफ के लिए। मैं अप्रिशिएट करता हूँ इसको, लेकिन जब वो अपनी जान बचाने के लिए भागा फिर रहा था तो ये दर्द उस वक्त नज़र नहीं आया हमें। उस वक्त किसी ने इतने, वो जो 2-3 महीने बाहर रहा, अरशद शरीफ की वालदा से किसी ने रब्ता नहीं किया, उनसे नहीं कहा कि आप परेशान ना हो, आपके बच्चे को हम लेके आएंगे। कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं आई अरशद शरीफ के हवाले से। लेकिन अब उनकी शहादत के बाद ये बात आई है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में थे और वो वापस आना चाहते थे, और ये कहा गया कि अब सलमान इकबाल और इमरान ख़ान से उनसे तफ्तीश की जाएगी, उनसे तहकीकात की जाएंगी कि वो उनके कहने पर वो गया और वहाँ पर क्या हुआ। फ़खर रहमान, ये सारी जो बात है, इन्वेस्टिगेशन तो बिल्कुल जवाब तो किसी से भी हो सकते हैं, कोई उससे बालातर नहीं है, लेकिन बजाय उस हुकूमत के जिसके दौर में ये सारा मामला हुआ, उनसे सवाल करने की बजाय सलमान इकबाल को और इमरान ख़ान को लेके आना है। और ये डज़ इट मेक एनी कोई इसकी आपको कोई लगता है कोई सॉलिड फुटिंग आपको इस रैशनल आपको लगती है इस आर्गूमेंट में? बात ये कि समी साहब के पहले दिन से ये बात अब कही जा रही है कि जी पहले तहकीकात मुकम्मल हो दें, बेबुनियाद कोई इल्ज़ामात की बात ना करे। आज जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कुछ बातें की गई, अब कुछ बातें ऐसी हैं जो शहीद अरशद शरीफ से मुतल्लिक़ हैं, वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनसे मुतालिक कुछ बात कहना, उसको तो कोरोबरेट उसी वक्त ही आप कर सकते थे अगर वो यहाँ पे थे। दूसरी बात ये है कि जिन हालात और वाक़यात से आप भी गुज़रे हैं, अरशद शरीफ भी गुज़रे हैं, हम तो अभी भी गुज़र रहे हैं, इमरान रियाज़ हैं, या आपके जमीर फ़ारूकी साहब हैं, या अयाज़ अमीर साहब हैं, ये सारी हालात को देखने के बाद जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस सामने आता है, उसको सामने रखने के बाद आप किसी से पूछते हैं कि अच्छा भाई आपको मुल्क क्यों छोड़ना पड़ा। और अगर कोई आज ये बात करता है कि उनको यहाँ पे कोई ख़तरा नहीं था और वो किस तरह से गए, सारी तफसीलात भी आपके पास है, तो ऑनेस्टी का तकाजा तो ये था कि भाई आप पूछते, आप कहते हैं तहकीकात मुकम्मल होने के बाद आप ये बात नहीं, मैं तो अगर आप जब ये कहते हैं कि वो हमसे राब्ते में थे तो आप कहते हैं क्यों आप भैया आप किधर जा रहे हैं, आपको क्या ख़तरा है, आपको क्या डर है, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, आप रोक सकते थे। बट सम पीपल लेट इट हैपन, वाई डिड यू लेट इट हैपन। और अच्छा चलें वो दुबई चले गए। अब ये बात तो आ रही है कि यहाँ से दुबई हुकाम को किसी ने कहा कि जी इनको यहाँ से या टेलीफोन उनका खुला था, जो दुबई हुकाम उनसे बात कर रहे थे वो यहाँ पे लोगों ने सुनी भी है और उनके पास रिकॉर्डिंग भी है। तो फिर आप अब ये देखें ना, फिर क्या कहूं? इसको हम और उसमें वो ये है कि वो बता रहे हैं कि जी उसने कहा उसके कहने पर हम ये कर रहे हैं।
सब कुछ उसमें है। देखिए तो ये अगर चाहते हैं DGISPR तो वो उनको पकड़ सकते हैं उन लोगों को, जिससे ये जाहिर हो जाएगा, साबित हो जाएगा कि वो वीज़ा एक्सपायर होने पर नहीं गए थे, उनको वहां से भेजा गया। जी जी, जबरदस्ती भेजा गया, तो जाहिर है गवर्नमेंट का ही प्रेशर था ना। देखें, एक हमेशा एक शख्स की ना डाइंग स्टेटमेंट भी होती है कानून में, ये उसके साथ कोई लिंक हो सकता है। ये जो कन्वर्सेशन है टेलीफोन की और दुबई हुकाम के साथ, और जो भी है, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि मुझे समहाउ फील ऐसे हो रहा है कि जैसे मामले को किसी और तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है, और अगर पिछले 2 दिन के अंदर जो हालात और वाक़यात सामने आई हैं उसमें लग ऐसे रहा है कि मलबा किसी और के ऊपर डालने की कोशिश की जा रही है। और ये जी अच्छा, क्योंकि मैं ब्रेक पर जाना है, तो आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी बात की, क्योंकि उन्होंने DGISPR ने ये कहा कि हम फैसला कर चुके हैं कि सियासत में नहीं आएंगे, लेकिन जो उन्होंने गुफ्तगू की वो सारी की सारी सियासी गुफ्तगू थी। मसलन साइफ़र के बारे में कहा कि ये मनगढ़ंत है, एक सियासी इशू है, ये इमरान खान साहब का ये बयानिया है। मीर जाफ़र मीर सादक, वो भी एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट, उस पर भी फुल कमेंट किए DGISPR ने। तो सियासत में हिस्सा ना लेना तो बड़ी अच्छी वो उन्होंने बात कही, इसको लोग अप्रिशिएट करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जो बात आज वो कर रहे थे, शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये कहा कि उनको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी, ये भी एक सियासी बात थी। मैं वो उनका शॉर्ट भी आपको सुनवाऊंगा और एक अरशद शरीफ की गुफ्तगू भी मैं आपको सुनवाऊंगा, क्योंकि जिन आज मामलात पर DGISPR ने अपनी पोजीशन वाज़े की, अरशद शरीफ की पोजीशन उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। अरशद शरीफ की पोजीशन इमरान खान के बयानिए के साथ है, तो फिर मुझे समझ नहीं आती कि वो किस तरह वो राब्ते में थे। बहरहाल जब ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर ये सब कुछ। वेलकम बैक नाजरीन। इमरान खान ने PTI के रहनुमाओं ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका जवाब भी दिया, और इमरान खान साहब ने जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उनसे बात की और कहा कि ये हकीकी आज़ादी की जंग है और ये कोई सियासत नहीं है, और हमें बिल्कुल आगे बढ़ना होगा, और ग़ुलाम बने रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। अभी खबरें ये हैं कि वो ऐवान वज़ीर आला से लिबर्टी चौक की तरफ रवाना हो गए हैं। लोगों से उन्होंने ये कहा है कि कल 11 बजे आप पहुँचें लिबर्टी चौक, और वहाँ से लॉन्ग मार्च का ऐलान उन्होंने जो किया था उस पर वो अपना शुरू करेंगे। शेख रशीद साहब ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फ़ख्र, एक बात जो कही असद उमर साहब ने और शाह महमूद कुरैशी ने, फवाद चौधरी भी थे वहाँ पे, कि अगर हुकूमत के ज़हन में कुछ और है, यानी लॉन्ग मार्च से अगर ये समझा जा रहा है कि कोई अमन अमान की सूरत हाल होगी, हालांकि PTI कह रही है कि ये बिल्कुल पुरअमन होगा, और आज तक PTI के किसी जलसे में कहीं पर कोई वायलेंस नहीं हुआ, तो हमें कुछ और ऑप्शंस दे दे। ऑप्शन से मुराद यह है कि इंतखाबात की तारीख के लिए आके बात कर ले। तो ये तो फिर एक लास्ट टाइम पे कोशिश फिर ऑन द पार्ट ऑफ तहरीक इंसाफ कि कोई मुज़ाकरात से बात हो जाए ना। देखें ना, वो तो इसमें तो कोई अना वाली बात तो है ही नहीं। वो तो यही कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च करेंगे या तब भी मुज़ाकरात कर लें, तो जो काम बाद में करना है वो अभी कर लें, और इलेक्शन की डेट या जो रिफॉर्म्स हैं या जो भी कुछ आपने करना है, आए बैठते हैं, बात कर लेते हैं उसके ऊपर और आगे की तरफ चलते हैं। अब जहाँ तक लॉन्ग मार्च का ताल्लुक़ है और ये हुकूमत का कहना कि जी अदम इस्तेकाम पैदा करने की कोशिश है, तो 3.5 साल तो हर किस्म का सियासी एहतजाज जो थे ये ख़ुद करते रहे हैं। उस वक़्त अदम इस्तेकाम की बात इनके दिमाग में कभी भी नहीं आई। आज अगर एक लॉन्ग मार्च जो है वो इमरान खान मज़ीद करने के लिए जा रहा है, तो उससे इनको अदम इस्तेकाम का ख्याल आ रहा है। तो मेरा ख़्याल है कि इलेक्शन की वो बात कर रहे हैं, रिफॉर्म्स की वो बात कर रहे हैं, तो अभी बैठ जाएँ और कर लें। जैसे कि एक मीटिंग का तो ये खुद ही कह चुके हैं कि बैकग्राउंड में एक मीटिंग हो चुकी है। तो मसला क्या है? मसला वो यही है कि जो इमरान खान कह रहे थे कि ये इलेक्शंस में जाना नहीं चाहते और ये इलेक्शन से भाग रहे हैं, बल्दियाती इलेक्शन तक से ये भाग रहे हैं, तो आम इंतखाबात से तो इन्होंने भागने सिर्फ देखें, बेसिकली इमरान खान साहब भी ये कह चुके हैं कि ये जो मार्च किया जा रहा है इसमें हो सकता है हालात इतने सही ना हो जैसे होने चाहिए, और अगर ये इमरान खान साहब कह रहे हैं, 2 से 3 दफ़ा उन्होंने कहा है कि इंतशार फैलाने की कोशिश की जाएगी। कुछ नहीं, उन्होंने तो ये कहा कि जो लोग आएंगे इसमें फड्डा डालने के लिए वो हमारे नहीं होंगे, ये बात की, वो हुकूमत भेजेगी ताकि
मतलब ये, और फिर रात फैसल वाडा ने डराने की कोशिश की इंतशार के हवाले से भी। वो तो देखें, इंतशार ना इमरान खान चाहते हैं, बिल्कुल ऐसे पाकिस्तान का कोई भी शख्स अदम इस्तेकाम नहीं चाहता। और मेरा ख्याल है आज जो DGISPR ने जो ये बात कही कि बिल्कुल पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम कोई हमारे वो फ़ायदे में नहीं है, उसकी हम कोई इजाज़त कोई बंदा भी नहीं दे सकता, ये तो तहरीक इंसाफ खुद कह रही है। समय से मैं आपकी बात कर रही थी, आपने मुझे बात नहीं कंप्लीट करने दी, और इसी वजह से शायद जैसे कि आपने कहा कि आज इमरान खान साहब ने भी मतलब एक PTI की तरफ से कोशिश की गई है कि भाई आएँ आप चीज़ों को सॉर्ट आउट करें, लेकिन अब देखें क्या होता है क्या नहीं होता। अभी तो चीज़ें फ़िलहाल कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। फ़खर, अगर इस पर देखें ना, 4 नवंबर को उन्होंने पहुंचना है, ये पंजाब में दूसरे इलाकों से, वो तो वहाँ पर तो गवर्नमेंट PTI की कोलिशन की है, KPK में PTI की है, तो जब तक वो यहाँ पिंडी से इस्लामाबाद आगे नहीं आते तब तक तो कोई इसमें कोई एहतजाज का या इससे कोई झगड़ा, कोई आंसू गैस, कोई शेलिंग, कोई इस तरह की कोई आपको कोई ज़रूरत नज़र आती? नहीं, देखें ना, वो यही तो जो है ना, इसी बात की तो परेशानी है इनको, क्योंकि उनको ये अच्छी तरह से पता है कि ये फैज़ाबाद तक तो आ सकते हैं रावलपिंडी में, और वो जुरिसडिक्शन जो है वो पंजाब की है और उधर से KPK की है, तो जो असल में चीज़ जो होगी वो निज़ाम लॉक होगा। लेकिन जो आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो फैसल वाडा साहब ने जो कल बयान दिया, उस बयान के कंटेक्स्ट में आज इसको बड़े स्ट्रॉन्गली रिजेक्ट करने की ज़रूरत थी। वो जिस इंतशार की बात कर रहे थे, खून खराबे की बात कर रहे थे, वो उनको कहाँ से नज़र आ रहा है, और ये बात उनको किसने कही? ना तो हुकूमत की जानिब से इसको कोई मुस्तरद किया गया, और ना ही आज जिस तरह से पिंडी में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उस हवाले से भी वहाँ से कोई चीज़ इस तरह की नज़र नहीं आई। तो मेरे जहन में ये सवाल है कि फैसल वाडा साहब ने ये बात कहाँ से निकाल दी, जबकि वो खुद PTI के। अच्छा, राना सनाउल्लाह, फैसल वाडा, नवाज शरीफ, मरीम नवाज, हिना परवेज़ भट्ट और इवन गरीदा फारूकी, उनका भी जो ये सारे के सारे एक लाइन में आए हैं। पहले ही पता था, 1 घंटा पहले, 15-20 मिनट पहले। और यही वैसा जैसे इधर से फैसल वावडा की, और फैसल वावडा PTV में, यानी आज तक इमरान खान को इतना नहीं दिखाया होगा मेरा ख्याल है, जब वो वज़ीर आज़म थे तब भी 9 बजे के ख़बरनामे में, और फिर जो अलीम खान साहब के चैनल ने दिखाया है, और फिर जो उसने दिखाया है, जियो ने दिखाया है, और फिर उसके बाद उन पर प्रोग्राम जो शुरू किए हैं, तो वो तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो हक़ नमक जो है ना वो अदा कर रहे हैं। बिल्कुल वो कहते हैं बड़ी उस्तादी दिखाई, वो ये जो उस्तादी दिखाते हैं उसके इतने प्रिंट छोड़ जाते हैं कि वो आम आदमी उसको फौरी तौर पे पकड़ लेता है। चले मैं और आप तो फिर भी जो है ना तज़किया कर लेते हैं, वजह से वो सारा कुछ वो एक्सपोज हुआ। अच्छा जी, अब दो चीज़ें हैं। एक तो बोल न्यूज़ और अरशद शरीफ का ताल्लुक़ बहुत गहरा है, और जिस तरह शहदा के लिए यादगारें बनाई जाती हैं, हम भी बोल न्यूज़ ने भी एक फ़ैसला किया कि हम अपने कराची जो हमारा हेड ऑफिस है बोल का, वहाँ पर एक अरशद शरीफ साहब की एक यादगार बनाएंगे, और हमारी ये ख्वाहिश भी होगी और हमारी ये दरख्वास्त भी होगी कि अरशद शरीफ साहब की जो वालदा हैं वो उसका जो इफ्तिताह है वो उनसे हम करवाएं, क्योंकि अरशद शरीफ ने इस मुल्क के लिए जान दी है, और ये हमारी एक ख्वाहिश है जो इंशाल्लाह हम ये उसको पूरा करेंगे। दूसरा, एक बात आज DGISPR ने बहुत जज्बाती अंदाज में की कि हम लोग कमज़ोर हो सकते हैं, हम लोग गलत हो सकते हैं, लेकिन कोई ये अगर कहे कि हम गद्दार हैं, तो ये एक बड़ी एक जज्बाती अंदाज में उन्होंने बात कही, और पूरी कौम इस बात पे यकीन रखती है। हमारी फोर्सेस, हमारी फ़ौज कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता गद्दारी का, ये तो हमारी लाइन ऑफ डिफेंस है, और हमें उन पर फ़ख्र भी है, उन पर गरूर भी है कि वो हमारी हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं, और पूरी कौम पाकिस्तानी फ़ौज के साथ है। और जो आज जिस तरह DGISPR ने इंतहाई जज्बाती अंदाज में ये जो बात कही, तो यकीन करें मैं देख रहा था, हम ख़ुद भी उस वक्त हमारी अपनी आँखों में भी ये बात सुनकर आंसू आए कि यकीनन कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता पाकिस्तानी फ़ौज के हवाले से इस तरह की बात। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान। आज आपके सामने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रहा हूं, जुमे को मैं लीड करूंगा उसको। कप्तान का हकीकी आजादी मार्च। उन्होंने कंटेनर रखे तो हटा दोगे।
दिन हो या रात, बोल न्यूज 24 घंटे रहेगा साथ। सबसे बड़ी टीम, सबसे मोतबर पैनलिस्ट के साथ, सबसे बड़ी कवरेज। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी नशरियात सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।